ये छात्र छात्राओं, आज हम लॉक की राजनीतिक विचारधारा की आलोचना का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा मानव स्वभाव संबंधी आदर्शात्मक दृष्टिकोण। लॉक का मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण एक पक्षी है। उसने मनुष्यों में केवल अच्छाइयाँ देखी हैं। वह मनुष्य को नैतिक, दयालु, सहयोगी एवं सामाजिक मानता है। मानव स्वभाव की कल्पना यथार्थ कम और आदर्श अधिक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है प्राकृतिक अवस्था का अवास्तविक चित्रण। मानव स्वभाव की भ्रांत धारणा के आधार पर लॉक ने ऐसी प्राकृतिक दशा का चित्रण किया जो इस भूतल में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। उसने प्राकृतिक अवस्था को शांत एवं नैतिक बतलाया। उसके अनुसार इसमें न केवल अखंड शांति का साम्राज्य था, किंतु सब मनुष्य न्याय की स्थापना करने वाले प्राकृतिक नियम का पालन करते थे। सच्चाई यह है कि आज इतनी अभूतपूर्व प्रगति होने के बाद भी ऐसी शांत स्थिति नहीं आ पाती है। आज भी घोर अशांति, अराजकता और भय का साम्राज्य है। तो ये कैसे माना जाए कि लॉक द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था सही है। नेक्स्ट आता है हमारा वे व्यक्ति संपत्ति के संबंध में भ्रांत धारणा। वे व्यक्ति संपत्ति से संबंध में लॉक के विचार पूंजीगत वर्ग का अनुचित रूप से प्रबल समर्थन करते हैं। उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है तो उन पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि उसने पूंजीवाद का प्रबल पोषण किया है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण जन सहमति नहीं हो सकता। लॉक क्या कहता है, राज्य निर्माण में जन सहमति को अत्यधिक महत्व देता है, परंतु इतिहास में ऐसे ही राज्यों का उल्लेख है जो बल व शक्ति के आधार पर बने व नष्ट हुए। नेक्स्ट है लॉक का समझौता अस्पष्ट। समझौते के बारे में लॉक के विचार हॉब्स की तरह सुस्पष्ट और तर्कसंगत नहीं है। लॉक ने समझौते के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें यह बात स्पष्ट नहीं की है कि समाज में शासन की स्थापना के लिए अलग अलग दो समझौते हुए हैं या एक पर। जो कुछ उसने कहा है उससे कुछ विचारकों ने निष्कर्ष निकाला है कि समझौते दो हुए हैं। कुछ विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समझौता केवल एक ही हुआ है तथा उससे एक राजनीतिक समाज की स्थापना हुई है। प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों को मान्यता देना नितांत और भ्रमपूर्ण। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के अस्तित्व की बात कही है। राजनीतिक समाज के निर्माण से पूर्व अधिकारों का अस्तित्व मात्र काल्पनिक है। नेक्स्ट, निरंतर क्रांति की आशंका। लॉक ने क्या कहा है, यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता के द्वारा विद्रोह करके सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में लॉक का दर्शन जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस बन जाता है और सरकार के पास अपनी रक्षा के कोई साधन नहीं रहते। नेक्स्ट, राज्य के स्वरूप का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं। लॉक के राज्य एवं सरकार की शक्तियों के विवरण को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने निबंध में इंग्लैंड के संसदीय शासन का आंखों देख हाल लिख रहा है। तो अलौकिक की आलोचना की जाती है संबंध में कि राज्य के स्वरूप का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। फिर भी हम निष्कर्ष के रूप में राजचिंतन के इतिहास में लॉक का महत्व प्रभाव है। उसके क्या कारण है? राजचिंतन के इतिहास में लॉक का विशिष्ट महत्व, जिसके क्या कारण है, निम्नलिखित है। पहला, वह उदारवाद का जनक है। उसने अपने विचारों के माध्यम से उदारवादी सिद्धांतों का श्री गणेश किया है। शासन जन सहमति पर आधारित होना चाहिए। शासन की शक्ति सीमित और मर्यादित होनी चाहिए आदि उदारवाद के आधार स्तंभ है और लॉक का दर्शन उदारवाद की अंतरात्मा है। दूसरा हमारा क्या है महत्व कि लॉक के राज दर्शन में व्यक्तिवाद का प्रबल पोषण मिलता है। व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों से विभूषित कर व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा को स्वीकार कर सार्वजनिक हितों पर व्यक्तिगत कल्याण के संदर्भ में विचार करने का सुझाव देकर लॉक ने व्यक्तिवाद की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की है। नेक्स्ट हमारा आता है जनता की सहमति पर आधारित वैधानिक शासन का विचार लॉक की महत्वपूर्ण देन है। लॉक
सीमित शक्तियों वाले और शासित वर्ग की इच्छा पर आधारित शासन की धारणा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम विचारकों में से है। मैक्सी के शब्दों में, लॉक से पूर्व किसी राजनीतिक विचारक ने इतने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की स्थापना नहीं की थी। यदि कोई शासन प्रजाजनों की सहमति पर आधारित न हो तो वह अवैध तथा निराधार होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशिष्ट देन है। उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार मानते हुए ये कहा है कि राज्य का कर्तव्य क्या है, इनकी रक्षा करना है। यदि किसी मनुष्य को कभी इससे वंचित नहीं कर सकता, यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करता है तो व्यक्ति को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। इसी प्रेरणा को लेकर अधिकांश राज्यों ने आज अपने संविधानों में मौलिक अधिकारों के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू से वर्षों पूर्व शासन को 3 अंगों में विभाजित कर उसे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी बीजारोपण किया है। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि उपयोगितावाद की शुरुआत भी लॉक से हो जाती है। लॉक ने व्यक्ति के आत्मिक उत्थान के साथ साथ भौतिक उत्थान को भी समन्वित करने की चेष्टा की है और व्यक्ति की भौतिक समृद्धि और आर्थिक उन्नति को उसने बहुत प्रधानता दी है। जॉन लॉक का प्रभाव, तो ये हमारा है जॉन लॉक के चिंतन की त्याग जो लॉक का महत्व और प्रभाव है। थैंक्स।